हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के सेकंड हाफ पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। इसके फर्स्ट हाफ के बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या रिलेशन होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्या क्या रिलेशन है, चलिए उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। अगर नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन। कब, कौन, कैसे, क्या, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। और ये क्या करता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब ये क्या करता है, ये गैप को फुलफिल करता है। कौन? प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग चेक करता है हर चीज़ पे कि वो प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अगर किसी भी तरह का डेविएशन है तो उसको क्या करेगा, दूर करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करेगा उस डेविएशन को स्टॉप करने के लिए। तो इससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो सही और टाइमली होगा, तभी क्या होगा कि जो हमारा जो प्लान है वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो पाएगा। मतलब जो भी हम लोग प्लान किया अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करना है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हर चीज़ पे नज़र रखेगा कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन होता है ना जो दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में। और अगर मान लो कोई प्लान परफॉर्मेंस रहेगा ही नहीं तो कंट्रोलिंग किसको कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा। तो कंट्रोलिंग के लिए तो समझ में आ गया कि प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्लान परफॉर्मेंस होगा तभी क्या होगा, कंपेरिजन होगा, और तभी हमको पता चलेगा कि जो हम लोग का एक्चुअल आउटपुट है वो सही है या फिर नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। अब प्लानिंग कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक है कंट्रोलिंग से। तो वो कैसे होगा कि प्लान हम लोग जो भी बनाते हैं, अगर वो पेपर पे बना करके रख जाए, उसको फॉलो इम्प्लीमेंट ना हो, तो वो क्या कुछ प्रॉपर होगा? नहीं। तो प्लानिंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्लान्स जो है वो सिर्फ पेपर पे बनाने का चीज़ नहीं है, उसको फॉलो भी करना ज़रूरी है। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है वो ये चीज़ को देखता है कि जो प्लान बनाया गया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ प्लान बना करके छोड़ना यहाँ पे सही नहीं होता है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और चेक किया जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा, जिससे कि थ्रू क्या होता है कि जो प्लान किया गया है वो अच्छी तरह से फॉलो हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब कैसे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का, जो कि क्या है, पास्ट का है, तो हम लोग को उसके लिए क्या है, बैकवर्ड देखना पड़ रहा है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि हम लोग क्या करते हैं, सजेस्टिव मेजर्स देते हैं। जो मेजर्स देते हैं, जो डेविएशन को ध्यान में रख करके, वो किसके लिए देते हैं, फ्यूचर के लिए देते हैं। तो ये कैसे हो गया, फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। अब वही हम लोग बात करते हैं प्लानिंग का। अब प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। जो भी हम लोग प्लान्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रख करके बनाते हैं, ताकि हम लोग का जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी प्लान्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाते हैं। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर है इतना? तो समझ में आ गया कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। तो आखिर कंट्रोलिंग का प्रोसेस कैसा है। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पे होता है टारगेट। क्या होता है, टारगेट। टारगेट मतलब कि जिससे के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे। तो जो टारगेट या स्टैंडर्ड होता है वो हम लोग को जनरली ऐसा रखना चाहिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज और जो भी काम करने वाले जो मेंबर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उसको ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जिसको कि अचीव कर पाना इम्पॉसिबल हो। तो टारगेट इस चीज़ को ध्यान में रख करके करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिसोर्सेज है, और जहाँ तक पॉसिबल हो जो भी स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर रहे हैं वो क्या हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, वो क्या हो, न्यूमेरिकल या मेजरेबल टर्म्स में हो। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस।
अब हम लोग क्या किए, टारगेट तो या स्टैंडर्ड जो है उसको सेट कर दिए। अब मेजरिंग करना हम लोगों को परफॉर्मेंस पे। तो एक बार जैसे स्टैंडर्ड जो है वो सेट हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ का उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो किया है एम्प्लॉय, और साथ ही साथ जो भी प्लान्ड परफॉर्मेंस था, प्लान्ड आउटपुट हम लोग जो पहले से प्लान किए हुए थे, उसके बीच में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। अब बेसिकली क्या होता है इसमें, दोनों चीज़ों को या दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना, क्वालिटी को भी और क्वांटिटेटिव फॉर्म को भी दिमाग में रख करके ही क्या करना है, ये डिफरेंशिएट या डेविएशन करना है। सिर्फ क्वालिटी को करके अगर हम लोग करेंगे तो भी सही नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी को भी करेंगे तो भी सही नहीं है। जैसे क्वालिटी पैरामीटर जो है वो फिक्स, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स रिटर्न हो रहा है उस प्रोडक्ट का, या तो फिर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिजेक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को समझ जाना चाहिए कि जो क्वालिटी यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में वो पुअर क्वालिटी का है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है कंपैरिजन, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। और यदि कोई मिसमैच है, यदि डिफरेंशिएशन होता है दोनों के बीच में, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आता है, जैसे मान लीजिए कि प्लान किए थे हम लोग 1000 का और एक्चुअल निकल के आया 800, तो ये जो डिफरेंस अगर निकल के आता है तो डिफरेंस के केस में क्या होगा कि उसको सॉर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो डिफरेंस है वो छोटा है, मान लीजिए 1000 है और 1000 तो नहीं हो पाया, लेकिन 1000 के बदले 980 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ये जस्ट माइनर है तो इसको हम लोग एक बार के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर यही डिफ्रेंशिएशन जो है या डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट एनालिसिस, एनालाइजिंग डेविएशन। इसके बाद होता है कि जो भी डेविएशन आया है वो ऐसा तो नहीं है कि जितना भी डेविएशन होगा हमको सारा को टॉप लेवल को जा कर के बताना है, नहीं, सारा जो डेविएशन होता है, सारा ये सब चीज़ जो होता है वो टॉप लेवल को नहीं बताया जाता है। जो भी बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तभी वो जाता है टॉप लेवल के पास, या बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम हो, रेंज के बाहर हो, तभी वो टॉप लेवल के नॉलेज में जाता है। अदरवाइज़ जो भी मैनेजर होते हैं उस लेवल पे वही क्या करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। अगर प्रॉब्लम माइनर होता है तो उसको इग्नोर किया जाता है, और अगर थोड़ा सा भी वैसा हो कि मैनेजर के कंट्रोल में हो तो उसको मैनेजर खुद ही क्या करता है, सॉल्व करता है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में बेसिकली हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और इसके बाद दूसरा यहाँ पे है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि बेसिकली क्या फोकस करता है, कुछ की एरियाज़ पे ये क्या करता है, फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, उसमें 5 रुपीज़ का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो 5 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ तो इस केस में क्या है कि अगर एक बार ये इंक्रीमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं क्या है, जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है और जो फ्यूचर रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें भी क्या करेगा, इफेक्ट लेकर के आएगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इसमें क्या कि अगर मान लीजिए मैनेजर्स है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा, उसके जो रीच है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा भी माइनर एरर हो चाहे ज़्यादा एरर हो, बट वो क्या कर रहा है कि मैनेजर से नहीं हो पा रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो डेविएशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, माइनर होता है, बहुत छोटा छोटा डेविएशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अगर जो डेविएशन है वो माइनर है, माइन्यूट है, तो उस केस में क्या होता है, मैनेजर उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो अपना टाइम और एनर्जी बचाता है उसको सॉल्यूशन को खोजने में, ना कि इन सब माइनर्स के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है। इसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेज है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो जब हम लोग कंपेयर कर दिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, तो मैनेजर क्या करेगा, उसको पता चला कि हाँ ये डेविएशन है एक्चुअल और प्लान के परफॉर्मेंस के बीच में, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसका रीज़न फाइंड आउट करेगा कि आखिर ये हुआ क्यों है। तो वो क्या करेगा, रीज़न को फाइंड आउट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उस डेविएशन को रिमूव करेगा ताकि वो डेविएशन क्या हो, फ्यूचर में फिर से अकर ना कर सके। तो क्या करेगा, मैनेजर हर चीज़ को लेकर के आएगा प्लान के अकॉर्डिंग कि कैसे क्या क्या किया गया था। उसके बाद क्या करेगा, सारा चीज़ को क्या करेगा, स्कैन करेगा, देखिएगा कि हाँ ये चीज़ करना था और इसके अकॉर्डिंग ऐसा चीज़ हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ का क्या हुआ, शॉर्ट कमिंग्स हुआ है, इस तरह से नहीं होता तो शायद ये जो आउटपुट है वो प्लान के अकॉर्डिंग होता। तो ये सारा चीज़ क्या करेगा, मैनेजर अच्छी तरह से देखेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, करेक्टिव मेजर्स लेगा। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट है फीडबैक ऑफ इन कंट्रोलिंग। अब फीडबैक क्या है, जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है सिर्फ करेक्टिव एक्शंस जो होता है उसको लेकर के यहाँ पे क्या होता है कि एंड नहीं हो जाता, क्योंकि ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो सजेशन जो है वो दे दिया, लेकिन
उसके बाद क्या होता है, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। फीडबैक रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, फीडबैक रिपोर्ट में सारा रीजंस लिखा जाता है कि आखिर क्या क्यों हुआ, डेविएशन होने का क्या क्या रीजंस है, वो सब लिखा जाता है कि ओवरऑल वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें कहाँ पे इनएफिशिएंसी आया है, किस तरह से काम हुआ है और किस तरह से और अच्छा हो सकता है, मतलब सारा कुछ को ओवरऑल क्या करेगा, फीडबैक रिपोर्ट में लिख देगा, जो कि क्या है कि वो एक बेस बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि क्या है कि इसका वही काम होता है कि जो गलती इस साल हुआ या इस बार हुआ वो क्या हो, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट बार फिर से वो रिपीट ना हो। इसके बाद है नेक्स्ट डेविएशन इन कंट्रोलिंग। तो जो डेविएशन होता है वो होता है क्या, डिफरेंस होता है प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में क्या होता है, बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है डेविएशन। सब डेविएशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोग प्लान किए 1000 यूनिट का और एक्चुअली हम लोग किए हैं 1200 यूनिट, कितना किए हैं 1200, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन मान लीजिए यही हम लोग 1000 प्लान किए हैं और हमारा जो एक्चुअल है वो 800 हुआ, तो वो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर इतना? तो ये था टोटल कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।